हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा समाप्त हो चुकी है और पात्रता परीक्षा का रिज़ल्ट 1 महीने के अंदर आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद में चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन भी आपके आ जाएगा और चयन परीक्षा के बाद में आपको पता ही है कि अगस्त या सितंबर में आपके चयन परीक्षा हो जाएगी। ठीक है। तो विद्यार्थियों, आपको मेहनत करने की भी ज़रूरत है और आपके किस तरह के प्रश्न आते हैं, किस तरह के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, उन्हीं प्रश्नों को टॉपिक बाय टॉपिक हमने जो 3 सीरीज बना रखी है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी। ठीक है। तीनों की हम रोज़ाना वीडियो अपलोड करते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर तीनों की वीडियो देख लीजिए आप। ठीक है। और मैं दावे के साथ में कह रहा हूँ कि जितना कंटेंट मैं दे दूँगा उससे बाहर आपको एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा। तो आइए, पहला प्रश्न क्या है आपका। देखो, पहला प्रश्न है आपका, पंचायत राज संस्थाओं की खामियों की पड़ताल करने के लिए 1977 में गठित आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है। यानी कि जो पंचायत राज संस्था है, उनकी खामियों की पड़ताल करने के लिए 1977 में जो आयोग गठित हुआ था, उसके अध्यक्ष की बात करें दोस्तों, तो वो थे अशोक मेहता। कौन थे दोस्तों? अशोक मेहता। ठीक है। और बात करें 1957 की बात करें दोस्तों, तो 1957 में बलवंत राय मेहता। ठीक है। कौन थे? बलवंत राय मेहता। तो 1977 में अशोक मेहता और 1957 में बलवंत राय मेहता। ठीक है। आगे प्रश्न देखिए, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कुल कितने स्थान आरक्षित है। तो दोस्तों, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की बात करें दोस्तों, तो 79 स्थान आरक्षित है दोस्तों। ठीक है। आगे देखिए आप, लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, लक्षद्वीप की बात करें दोस्तों, तो ये भारत का क्या है, एक यूटी है। ये क्या है? यूटी है, और यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, और ये केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है दोस्तों। ठीक है। और केरल उच्च न्यायालय, ठीक है, ये कहाँ पर है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। ठीक है। देखो, आपका भी मैं कहीं प्रश्न दूंगा, उनको आप सर्च करके कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि आपको भी अनुभव हो दोस्तों। ठीक है। आम चुनाव में, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आम चुनाव में कोई प्रत्याशी कितने संसदीय क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है। तो दोस्तों, आम चुनाव में कोई भी एक प्रत्याशी है तो वो लगभग 2 सीटों पर, ठीक है, अधिकतम 2 सीटों पर वो चुनाव लड़ सकता है दोस्तों। ठीक है। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर कौन निर्णय कर सकता है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर कौन दोस्तों? उच्चतम न्यायालय। कौन दोस्तों? उच्चतम न्यायालय। ठीक है। आगे देखिए आप, राजनीतिक नैतिकता की रक्षा के लिए बनाए गए दल बदल विरोधी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। देखो दोस्तों, राजनीतिक नैतिकता की बात चल रही है, इसकी रक्षा के लिए बनाए गए कौन सा दोस्तों? दल बदल। ठीक है। तो दल बदल से संबंधित कौन सी अनुसूची है दोस्तों? 10वीं अनुसूची दोस्तों। ठीक है। और 10वीं अनुसूची है, और नवी किससे संबंधित है दोस्तों? तो नवी भूमि सुधार से संबंधित है। 11वीं की बात करें तो पंचायत राज संस्थाओं से संबंधित है, और 12वीं दोस्तों किससे संबंधित है? नगर निकाय से संबंधित है। ठीक है। यानी कि नगरीय स्वशासन से। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, संविधान की प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संविधान संशोधन विधेयक 1976 द्वारा किस शब्द समूह को लाया गया। तो दोस्तों, संविधान की जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाने के लिए, इस तरह की जो प्रस्तावना आपने पढ़ी होगी कहीं बार। ठीक है। उसमें एक संविधान संशोधन विधेयक आया था 1976 के द्वारा। उसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो दोस्तों, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है। आगे देखिए आप, भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया, जिसकी स्थापना हुई थी। तो दोस्तों, इसकी स्थापना किसके द्वारा हुई थी। तो दोस्तों, कैबिनेट मिशन के तहत। ठीक है। कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ था, और ये 1946 की बात है दोस्तों। ठीक है। आगे देखिए आप, संविधान सभा ने नवंबर 1947 में भाषाई आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया था। तो दोस्तों, जो संविधान सभा थी भारत की, उसने 1947 में भाषाई आयोग का गठन किया गया था। तो ये किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो दोस्तों, ये जो न्यायमूर्ति थे, न्यायमूर्ति एस के धर। कौन दोस्तों? न्यायमूर्ति एस के धर की अध्यक्षता में किया था। ठीक है। भारत के कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकालों में पदासीन रहे। तो दोस्तों, भारत के जो राष्ट्रपति है वो 2 कार्यकालों में लगातार रहे। तो दोस्तों, वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, 1952 से लेकर 1962 तक। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप, राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न अलंकरण से सम्मानित हुए। तो दोस्तों, राष्ट्रपति बनने से पूर्व
जो राष्ट्रपति बने ही नहीं थे उसके पहले ही भारत रत्न मिल गया था उनको, ठीक है। तो वो कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और दूसरे की बात करें दोस्तों तो डॉक्टर जाकिर हुसैन दोस्तों, ठीक है। तो यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये दोनों, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप, मूल संविधान में अनुच्छेदों और अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों मूल संविधान में अनुच्छेदों और अनुसूचियों की संख्या की बात करें दोस्तों तो 395 अनुच्छेद हैं, और अनुसूची की बात करें दोस्तों तो 8 अनुसूचियाँ थी। और वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं दोस्तों? तो ये 12 अनुसूचियाँ हैं दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुच्छेदों और अनुसूचियों की संख्या कितनी है? देखो दोस्तों, वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या और अनुसूची की संख्या कितनी है? तो दोस्तों अनुसूचियाँ तो कितनी है दोस्तों? 12 है। लेकिन अनुच्छेद की बात करें दोस्तों तो दोस्तों ये जो 444 है, ये दोस्तों जो आपने देखा होगा कहीं बार, तो अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद के अंदर ही अनुच्छेद रहते हैं ना। जैसे मान लो 19 है तो 19 का आई, 19 का सेकेंड, मतलब इस तरह से रहता है ना, इनको गिना गया है, इस तरह से बताया गया। तो ये तो इस तरह का आंकड़ा गलत है। लेकिन मैं तो आपसे ये कहूँगा, इस तरह का पेपर में प्रश्न बनता नहीं है, कभी बन भी जाता है तो ध्यान रख लेना। ऐसे करके तो बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन 395 अनुच्छेद है भारत के अंदर, ठीक है, यानी कि भारत के संविधान में, ठीक है। आगे देखिए आप, आगे प्रश्न क्या कहता है? भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो दोस्तों भारत का जो संविधान है भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? तो दोस्तों राजनीतिक जो शक्ति का आधार है दोस्तों वो भारत की जनता है। क्या है दोस्तों? भारत की जनता, ठीक है। आगे देखिए आप, पंथ निरपेक्ष, और पंथ निरपेक्ष को दोस्तों अपन क्या बोलते हैं? सेकुलर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सेकुलर। यानी कि पंथ निरपेक्ष शब्द को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में सम्मिलित किया गया? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, ठीक है। यानी कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। और इसके साथ में 2 और शब्द थे, समाजवादी, समाजवाद और अखंडता, ठीक है, अखंडता। ये 2 शब्द भी जोड़े गए थे, यानी कि 3 शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है अथवा एकात्मक? तो भारतीय संविधान का जो बात करें दोस्तों तो वो स्वरूप कैसा है दोस्तों? तो भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक और एकात्मक दोनों प्रकार का दोस्तों, यानी कि दोनों का एक सम्मिश्रण है, ठीक है, यानी कि दोनों का समन्वय, ठीक है, संघात्मक अथवा एकात्मक, ठीक है। आगे देखिए आप, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो दोस्तों भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया दोस्तों, और भाषा के आधार पर सर्वप्रथम राज्य है, ठीक है। आगे देखिए आप, किस अनुसूची के विषय केंद्र एवं राज्य दोनों के ही क्षेत्राधिकार में आते हैं? यानी कि किस सूची के विषय? तो दोस्तों समवर्ती सूची के विषय। किस सूची के? समवर्ती सूची के विषय जो हैं वो केंद्र और राज्य दोनों ही के क्षेत्र अधिकार में आते हैं, ठीक है। यानी कि इन पर कानून केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बात करूँ मैं आपको, शिक्षा, ठीक है। तो शिक्षा क्या है दोस्तों? समवर्ती सूची का विषय है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, नागरिकता के संबंध में संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों नागरिकता की बात करें दोस्तों तो नागरिकता के संबंध में संविधान के किस भाग में? तो भाग की बात करें दोस्तों तो भाग 2। कौन सा दोस्तों? भाग 2 में, ठीक है। भाग 2 में बात करें दोस्तों तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक किसका? नागरिकता का उल्लेख किया गया दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, कौन सा अधिनियम दोस्तों? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहाँ की संसद में पारित किया गया? तो दोस्तों ये ब्रिटिश संसद में। कौन से संसद में? ब्रिटिश संसद में पारित किया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहाँ की संसद में पारित किया गया? तो ये ब्रिटिश संसद में पारित किया गया दोस्तों, ठीक है। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन कौन थे? तो दोस्तों कैबिनेट मिशन जो भारत आया था उसके 3 सदस्य कौन कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर, ठीक है दोस्तों। 3 लोग थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है? संविधान का रक्षक की बात करें दोस्तों तो किसे बनाया गया है?
तो संविधान का रक्षक उच्चतम न्यायालय को बनाया गया। किसको? उच्चतम न्यायालय को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को। किसको दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करता है। ठीक है। और बात करें दोस्तों तो हाई कोर्ट की बात करें दोस्तों तो हाई कोर्ट कितने प्रकार की रीट? 6 प्रकार की रीट जारी करता है दोस्तों। ठीक है। आगे देखिए आप, कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता कौन करता है? तो कार्य संचालन में की बात करें दोस्तों तो राष्ट्रपति की सहायता मंत्रिपरिषद करती है दोस्तों। ठीक है। जो भारत की मंत्रिपरिषद है वो सहायता करती है। ठीक है। आगे देखिए आप, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को किसका अधिकार प्राप्त है? देखो दोस्तों, अनुच्छेद 3 की बात करें दोस्तों तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को किसका अधिकार प्राप्त है? तो नए राज्यों के निर्माण, यानी कि कोई भी नया राज्य बनाना है भारत देश के अंदर, और वर्तमान राज्यों का यानी कि क्षेत्र कम ज़्यादा करना है, या 2 राज्यों को मिलाकर एक तीसरा राज्य बनाना है, या फिर उसकी सीमाओं को इधर उधर उथल पुथल करना है, या फिर उसके नाम में परिवर्तन करना है उस राज्य के में। यानी कि इतनी चीज़ें किसकी है? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत है दोस्तों। यानी कि नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र और सीमाओं का निर्धारण और नामों में परिवर्तन, ये काम किसका है दोस्तों? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत है दोस्तों। ठीक है। और यहीं मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 2 की बात करूं दोस्तों, मैं अनुच्छेद 2 की बात करूं तो कोई बाहरी राज्य है, ठीक है, कोई बाहरी राज्य है जैसे सिक्किम है, ठीक है, उसको भारत में मिलाना है, मान लो भारत में मिलाना है, ठीक है, सिक्किम को भारत में मिलाना है, तो वो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत होगा दोस्तों। ठीक है। यानी कोई बाहरी राज्य जैसे तिब्बत को भारत में मिलाया जाए मान लो, तो वो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत होगा दोस्तों। ठीक है। जैसे बांग्लादेश को भारत में मिलाया जाए, पाकिस्तान को भारत में मिलाया जाए, तो ये अनुच्छेद 2 के अंतर्गत होगा दोस्तों। ठीक है। आगे देखिए आप, मौलिक अधिकारों की रक्षा का उत्तरदायित्व किस पर सौंपा गया है? मौलिक अधिकारों की रक्षा का उत्तरदायित्व किस पर सौंपा गया है? तो दोस्तों मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है दोस्तों? उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय, यानी कि या तो सुप्रीम कोर्ट करेगा या हाई कोर्ट करेगा। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं देने का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये दोस्तों अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। ठीक है। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही दंड दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है। आगे देखिए आप, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित करने के लिए कौन सी निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है? तो दोस्तों राज्यसभा का निर्वाचन करना है अगर, तो कौन सी पद्धति? तो दोस्तों आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है दोस्तों, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। ठीक है। आगे देखिए आप, भारतीय विदेश सेवा किस सेवा के अंतर्गत आती है? तो भारत की जो विदेश सेवा है वो केंद्रीय सेवा के अंतर्गत आती है। किसके? केंद्रीय सेवा के अंतर्गत आती है। ठीक है। शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? देखो दोस्तों, मैंने आपको पीछे भी अभी मैंने एक प्रश्न सोल्व करवाया था, उसी प्रश्न में इसका एग्जाम्पल दिया था और यही प्रश्न बनकर आ गया। ठीक है। तो देखिए आप, शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? समवर्ती सूची के अंतर्गत। और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। ठीक है। संसद के कितने सत्र होते हैं और उनके नाम बताएं? तो दोस्तों संसद के कितने सत्र होते हैं? तो संसद के 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से सत्र होते हैं दोस्तों? तो एक तो बजट सत्र होता है, एक ग्रीष्मकालीन सत्र होता है और एक शीतकालीन सत्र होता है। तो यानी कि संसद के कितने सत्र होते हैं भाई? 3 सत्र होते हैं। ठीक है। आगे देखिए आप, संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो संसद के दोनों सदनों की बात करें दोस्तों, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, ठीक है, तो दोनों सदनों में प्रश्नकाल, ठीक है, प्रश्नकाल, और प्रश्नकाल कब से कब तक रहता है दोस्तों? 10 बजे से लेकर 11 बजे तक। ठीक है। उसके बाद में कौन सा? शून्यकाल। ठीक है, शून्यकाल। ठीक है, तो शून्यकाल कहा जाता है उसको। ठीक है। आगे देखिए आप, महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों महाधिवक्ता, जिसको अपन अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, ठीक है, और यानी कि भारत का महाधिवक्ता स्टेट का पूछा है। ठीक है। तो देखो दोस्तों, केंद्र में होता है, कौन होता है? महान्यायवादी। कौन होता है दोस्तों? महान्यायवादी, जिसको हम क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल। ठीक है। और इसकी नियुक्ति की बात करें दोस्तों, तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और अनुच्छेद की बात करें दोस्तों, तो अनुच्छेद 76 में इसका जिक्र है।
और महाधिवक्ता की नियुक्ति की बात करें दोस्तों, तो जो महाधिवक्ता होता है वो स्टेट के अंदर होता है, यानी कि राज्य के अंतर्गत होता है, ठीक है ना। और इसको महाधिवक्ता को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल। क्या बोलते हैं, एडवोकेट जनरल इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। और इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है दोस्तों। और राज्य का सबसे बड़ा कानून का ज्ञाता, यानी कि कानून व्यक्ता या विधिवक्ता बोल सकते हैं अपन इसको। तो विधिवक्ता कौन होता है दोस्तों, महाधिवक्ता, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप, राजमन्नार आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया है। देखो पहली बात तो दोस्तों आपसे प्रश्न सही विकल्प, यानी कि जो आपका कॉलम बेस आता है मिलाने वाला, ठीक है, उसमें भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजमन्नार आयोग का गठन कब हुआ, 1970 में हुआ था, ठीक है। राजमन्नार आयोग का गठन 1970 में हुआ था और किस उद्देश्य से किया गया था। तो राजमन्नार आयोग का जो गठन है वो प्रशासनिक सुधारों के लिए किया गया था। किसके लिए, प्रशासनिक सुधारों के लिए, ठीक है। आगे देखिए आप, भारतीय वन सेवा को किस सेवा के अंतर्गत रखा गया है। तो दोस्तों भारतीय जो वन सेवा है दोस्तों, ठीक है, इसको अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत, अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत, ठीक है। आगे देखिए आप, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो दोस्तों जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करें दोस्तों, तो जिले के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और ये उच्च न्यायालय के परामर्श से, किसके, उच्च न्यायालय के परामर्श से, यानी कि जो स्टेट में हाई कोर्ट होता है, हमारे राज्य में जो हाई कोर्ट होता है उसके परामर्श से राज्यपाल के द्वारा की जाती है दोस्तों, ठीक है। संविधान में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर संविधान में संशोधन करना है तो वो भारत की संसद के द्वारा किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस विषय से संबंधित कानून बनाया गया। तो दोस्तों 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस विषय से संबंधित कानून बनाया गया। तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था, कौन सी दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। यानी कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संबंधी कानून बनाया गया, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप, जब कोई सरकारी अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है और जिसके कारण व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो न्यायालय किस रीट के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी करता है। देखो दोस्तों, जब कोई भी सरकारी अधिकारी है, ठीक है, वो सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर रहा है और जिसके कारण व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन भी हो रहा है, तो न्यायालय रीट के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य पालन करने का आदेश जारी करेगा। और उस आदेश को हम बोलते हैं दोस्तों परमादेश। क्या बोलते हैं दोस्तों उसको, परमादेश, ठीक है दोस्तों। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों मैंडेमस। क्या बोलते हैं दोस्तों, मैंडेमस, ठीक है दोस्तों, मैंडेमस, ठीक है। आगे देखिए आप, जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर गैर कानूनी तरीके से बना रहता है। अब देखो कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, किसी सार्वजनिक पद पर गैर कानूनी तरीके से बना हुआ है, तो उसके विरुद्ध कौन सा न्यायालय द्वारा जारी किया जाएगा, मतलब कौन सा रीट न्यायालय द्वारा जारी किया जाएगा। तो ये दोस्तों अधिकार परीक्षा, यानी कि आप किस आधार पर बैठे हैं इस पे, यानी कि जिस सीट पे आप बैठे हुए हैं उस पे किस आधार पर बैठे हैं, इस सार्वजनिक पद पर किस आधार पर बैठे हैं, यानी कि किस अधिकार पर बैठे हैं। इसलिए ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों, अधिकार परीक्षा, ठीक है। कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, यानी कि निवास की स्वतंत्रता किस राज्य में प्रतिबंधित है। तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में प्रतिबंधित थी, अब ये से बोला जाएगा थी, लेकिन दोस्तों जब से यूटी बना है जम्मू कश्मीर, ठीक है, यूटी बना है यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बना है, तब से यहाँ भी रहने की आज़ादी है दोस्तों, ठीक है, आपको निवास करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। भारतीय संसद को मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों भारतीय संसद को अगर मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार करना है तो दोस्तों ये 24वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, यानी कि 24वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संसद को मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ है दोस्तों, ठीक है, यानी कि 24वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। और संविधान में संशोधन की बात करें दोस्तों, तो संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है दोस्तों, अनुच्छेद 368 के तहत, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश कहाँ वकालत कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त, ठीक है, हाई कोर्ट के, ठीक है, हाई कोर्ट के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है वो कहाँ वकालत कर सकते हैं। तो दोस्तों वो उच्च न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में,
दोनों जगह ही वो वकालत कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो दोस्तों सामाजिक समानता का अधिकार, ठीक है, सामाजिक समानता का अधिकार की बात करें दोस्तों तो ये अनुच्छेद 15, ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 15, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय की बात चल रही है दोस्तों, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय में जो तदर्थ न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त, राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति की अनुमति से करेगा और सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो करेगा किसकी? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप, हिंदू आचार संहिता विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री का किस राष्ट्रपति से विरोध हुआ था? यानी कि हिंदू जो आचार संहिता विधेयक है इसको लेकर प्रधानमंत्री का किस राष्ट्रपति से विरोध हुआ? तो प्रधानमंत्री का किस राष्ट्रपति से विरोध हुआ? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। किससे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, ठीक है। आगे देखिए आप, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की बात करें दोस्तों तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत, और राज्यों में राष्ट्रपति शासन की बात करें दोस्तों तो ये अनुच्छेद 356 के तहत, और वित्तीय आपातकाल की बात करें दोस्तों तो अनुच्छेद 360 के तहत, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये वो प्रश्न हैं जो पिछले एग्जामों में बने हुए हैं, चाहे वो यूपीपीसीएस हो या एमपीपीएससी हो या फिर कोई भी शिक्षक एग्जाम हो, वन रक्षक हो, पटवारी हो, एलडीसी हो, दोस्तों इंडिया का कोई सा भी कॉम्पिटेटिव हो एग्जाम हो, रेलवे हो, एसएससी हो, उनमें सभी में पूछे गए प्रश्न हैं। ये मेरी तरफ से बनाए हुए प्रश्न नहीं हैं और मेरा उद्देश्य है ओल्ड क्वेश्चन पेपर को सोल्व करवाना, ठीक है दोस्तों। और जो वीडियो आप देख रहे हैं दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद में, इस क्लास को देखने के बाद में और पेपर में बैठने के बाद में, मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूँ आपको भी पता लग जाएगा कि ये आपको जो क्लास है वो कितनी पावरफुल सिद्ध हुई है और आपके लिए कितनी लाभप्रद हुई है, ठीक है। अभी तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार कुछ भी नहीं है, लेकिन पेपर से निकलने के बाद में ही मैं कमेंट बॉक्स में मैं इंतज़ार करूँगा आपको, और आप खुद बताएंगे कि वाकई में सर आपने जो पढ़ाया मज़ा आया और फ़ायदा हुआ हमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत, ठीक है। आगे देखिए आप, उच्च न्यायालय की स्थापना, उच्चतम न्यायालय की स्थापना यानी कि सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, उसके गठन, शक्तियों का विनियमन करने के लिए विधि बनाने की शक्ति किसे है? तो दोस्तों इसकी विधि बनाने की शक्ति संसद को है दोस्तों, ठीक है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का, यानी कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना करना, उसका गठन करना, उसकी शक्तियों का विनियमन करना, इन सब की विधि बनाने की शक्ति भारतीय संसद में है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, भारत में निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव कराता है? भारत में निर्वाचन आयोग, ठीक है, भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो किस किस का चुनाव करवाता है दोस्तों? तो उसकी बात करें दोस्तों तो संसद के चुनाव, यानी कि संसद में बात करें हम दोस्तों तो लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, और इसके अलावा राज्य विधानमंडल है ना, राज्य विधानमंडल के बाद में बात करें दोस्तों तो राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के, ठीक है। तो ये केंद्रीय निर्वाचन आयोग यानी कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो इनके चुनाव करवाता है। अब बात करें दोस्तों तो भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसका जिक्र कहाँ पर है दोस्तों? तो भारत के निर्वाचन आयोग का जिक्र भाग 15 में है दोस्तों। कहाँ पर है? भाग 15 में। अब कमेंट करके आप मुझे ये बताएंगे कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। वैसे मैं बता दूं आपको अनुच्छेद कौन से में, लेकिन तुम ही बताओगे यार, ठीक है, इतना तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है, ठीक है, इतनी सी मेहनत तो आप भी तो करोगे, ठीक है। किसके लिखित निर्णय की प्राप्ति पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? तो दोस्तों किसका लिखित निर्णय? केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का लिखित निर्णय प्राप्त होने पर राष्ट्रपति क्या करता है दोस्तों? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। राज्यपाल विधानसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो दोस्तों राज्यपाल विधानसभा में एक सदस्य को मनोनीत करता है दोस्तों, ठीक है। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है। पंचायत समिति के जो पंचायत समिति है उसके प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है, जिसे कहते हैं, तो दोस्तों उसको हम क्या बोलते हैं? उसको प्रखंड विकास अधिकारी बोलते हैं, ठीक है, उसको प्रखंड विकास अधिकारी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है।
अब बात करूँ दोस्तों, तो देखो इसको आप थोड़ा सा नेट पे भी सर्च कर लेना। जैसे देखो ये मैं बात करूँ दोस्तों, तो ये जो बुक है बिहार पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है, बिहार पब्लिकेशन की बुक है। तो इसमें प्रखंड विकास अधिकारी दे रखा है, और हो सके ये क्वेश्चन बिहार की कोई परीक्षा में आया हो और वहाँ पर इसको प्रखंड विकास अधिकारी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, वहाँ की इसको क्या बोला जाता है? पंचायत समिति का जो प्रशासन होता है, उसका प्रबंध करने वाला जो सरकारी अफसर होता है, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप अपने स्टेट के अनुसार नेट पे सर्च भी कर लेना दोस्तों, ठीक है। संविधान के किस अंश में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की विस्तार से चर्चा की गई है? तो दोस्तों संविधान के किस अंश में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की विस्तार से चर्चा की गई है? तो राष्ट्र नीति के दिशा सूचक सिद्धांत, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए आप, भारत में नई अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का अधिकार किसे प्राप्त है? भारत में नई अखिल भारतीय सेवा आयोग, ठीक है, अखिल भारतीय सेवा आयोग की स्थापना का अधिकार किसे प्राप्त है? तो दोस्तों ये राज्यसभा को, ठीक है। आगे देखिए आप, कौन सा मौलिक अधिकार बेगार को निषिद्ध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक लगाता है? तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा दोस्तों? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। वो मौलिक अधिकार क्या करता है दोस्तों? वो बेगार को निषिद्ध और स्त्रियों के क्रय विक्रय पर क्या करता है दोस्तों? रोक लगाता है, ठीक है। आगे देखिए आप, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का निपटारा करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका प्रारंभिक अधिकार है, ठीक है, प्रारंभिक अधिकार है। यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनावों का, ठीक है, किस किस के चुनाव? राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के, इनके चुनाव में विवादों का निपटारा करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को, किसको? सुप्रीम कोर्ट को है। ये उसका कौन सा अधिकार है दोस्तों? तो ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, ठीक है दोस्तों। उल्लेखित मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? ठीक है, जो आपके मौलिक अधिकार हैं उनको निलंबन कौन कर सकता है दोस्तों? तो उनको भारत का राष्ट्रपति ही निलंबन कर सकता है दोस्तों, ठीक है। और कब? आपातकाल की स्थिति में, ठीक है दोस्तों। एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। तो दोस्तों एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बिल्कुल हो सकता है दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल होता है, ठीक है। भारतीय संविधान में समाजवाद शब्द, ये प्रश्न ऊपर भी पढ़ के आए हैं, फिर आ गया है, ठीक है। समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और अखंडता, ये तीनों शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों का हल किसके अधिकार क्षेत्र में है? केंद्र और राज्यों, ठीक है, किसके दोस्तों? केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का हल, ठीक है, केंद्र के और राज्यों के बीच में कोई विवाद है तो किसके अधिकार क्षेत्र में है? तो दोस्तों ये उच्चतम न्यायालय के, किसके दोस्तों? उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है दोस्तों, ठीक है। एक नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने के लिए किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? दोस्तों कोई नया राज्य बनाना है, ठीक है, और उसका बिल कहाँ गया दोस्तों? संसद में गया, तो किसकी अनुशंसा आवश्यक है? तो दोस्तों राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक है दोस्तों, ठीक है, किसकी? राष्ट्रपति की, ठीक है। आगे देखिए आप, मौलिक अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय है या नहीं है? तो दोस्तों मौलिक अधिकारों की बात करें दोस्तों तो ये न्यायालय में क्या है दोस्तों? प्रवर्तनीय है। लेकिन यहीं मैं बात करूँ दोस्तों तो जो DPSC है, DPSC, ठीक है, तो जो DPSC को हम हिंदी में बात करें दोस्तों तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं इनको, ठीक है। तो वो परिवर्तनीय नहीं है दोस्तों, ठीक है, अपरिवर्तनीय है वो, ठीक है। आगे देखिए आप, मौलिक अधिकारों का निलंबन किस स्थिति में होता है? तो दोस्तों मौलिक अधिकारों के निलंबन की बात करें दोस्तों तो ये युद्ध या बाह्य आक्रमण दोनों परिस्थितियों में आपात की उद्घोषणा जारी होने पर, ठीक है, यानी कि भारत में युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण आपातकाल की घोषणा कर दी है अनुच्छेद 352 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, ठीक है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तो ऐसी स्थिति में भारत का राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का क्या कर देता है दोस्तों? निलंबन कर देता है। क्या कर देता है? निलंबन कर देता है, ठीक है। आगे देखिए आप, क्या उपराष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया जा सकता दोस्तों, ठीक है, ये बिल्कुल कथन गलत है, ठीक है।
अच्छा, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है क्या? बिल्कुल, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। और राष्ट्रपति के प्रति जो महाभियोग है उसका अनुच्छेद किसमें है दोस्तों? अनुच्छेद 56 में जिक्र है, ठीक है। लेकिन जो महाभियोग लाने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, प्रक्रिया की बात करें, महाभियोग की प्रक्रिया, तो उस प्रक्रिया की बात करें दोस्तों तो वो अनुच्छेद 61 के तहत है, ठीक है। आगे देखिए आप, राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श से अध्यादेश जारी करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श से अध्यादेश जारी कर सकता है। ये कौन सा अनुच्छेद उपबंधित करता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 223, ठीक है। तो बात करें दोस्तों, तो राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श से अध्यादेश जारी करता है, ठीक है। और राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। और दोस्तों हम बात करें दोस्तों, तो भारत जो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी करता है 123, ठीक है, 123 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 123 के तहत, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, संसद के 3 अंग हैं, तो राष्ट्रपति है, लोकसभा है और राज्यसभा। बिल्कुल ईजी प्रश्न है, ठीक है। आगे देखिए आप, लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? तो दोस्तों अनुसूचित जाति, ठीक है, किसके दोस्तों? अनुसूचित जाति के लिए 79 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए कितने दोस्तों? 41, ठीक है। कितने स्थान? 41 स्थान, ठीक है दोस्तों। यानी कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 79 और अनुसूचित जनजाति के लिए 41 स्थान आरक्षित हैं। और इसकी बात करें दोस्तों तो अनुच्छेद 330 में इसका विवरण है दोस्तों, ठीक है। अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 79 और अनुसूचित जनजाति के लिए 41 सीट रिजर्व है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उच्चतम नहीं, उच्च न्यायालय, ठीक है। उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है, हाँ, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी किसको? राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है, ठीक है, वो भी क्या होता है दोस्तों? केंद्र सरकार के द्वारा ही नियुक्त होता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन हम बात करें दोस्तों तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वो त्यागपत्र तो राष्ट्रपति को देता है, लेकिन उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ठीक है। आगे देखिए आप, संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम का निषेध करता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध करता है। यानी कि कौन से दोस्तों? 14 वर्ष तक के जो बालक हैं उनको कारखानों, फैक्ट्रियों इत्यादि भारी भरकम जगहों पर काम करने से रोकता है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त प्रभुत्व संपन्न, क्या दोस्तों? प्रभुत्व संपन्न शब्द का क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों प्रभुत्व संपन्न शब्द का क्या तात्पर्य है? भारत की आंतरिक और बाह्य दृष्टि से, भारत की बाह्य और आंतरिक दृष्टि से, एक मिनट रुकिए दोस्तों, हाँ तो दोस्तों थोड़ा सा एरर आ गया था, ठीक है। आगे देखिए आप, संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त प्रभुत्व संपन्न शब्द का तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों प्रभुत्व संपन्न, कौन सा दोस्तों? प्रभुत्व संपन्न जो शब्द है इसका तात्पर्य क्या है? भारत आंतरिक और बाह्य दृष्टि से किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। आंतरिक रूप से बात करें या बाह्य रूप से बात करें, विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। और प्रभुत्व संपन्नता भारत की जनता में निहित है, ठीक है दोस्तों। इसका अर्थ ये होता है, यानी कि भारत क्या है? प्रभुत्व संपन्न है, ठीक है। आगे देखिए आप, कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? यानी कि कौन सा प्राधिकरण? तो वित्त आयोग, भारत की क्या है? वित्त आयोग की बात करें दोस्तों, वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग भारत की समेकित निधि में राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा की। किसने दोस्तों?
एटली ने, ठीक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, सत्ता सौंपने की घोषणा की। किस तिथि को की थी? पहली बात तो ये घोषणा करते हुए कि जून 1948 ईस्वी की समाप्ति पर भारत से ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों जो इटली की जो घोषणा थी ये दोस्तों 20 फरवरी 1947 को, कब दोस्तों? 20 फरवरी 1947 को ये घोषणा हुई थी, ठीक है। और यही आपसे पूछा गया कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा किस तिथि को की थी? ये घोषणा करते हुए कि जून 1948 की समाप्ति पर भारत से ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये टॉप मोस्ट प्रश्न थे। ऐसे ही प्रश्न मैं आप लोगों के लिए टॉप मोस्ट फिर लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और दोस्तों तक पहुंचाइए, जहां तक पहुंचा सके आप। किसी फ्रेंड को अगर आपके एक शेयर करने से मदद मिल सकती है तो आपका उसमें कोई नुकसान तो है नहीं, लेकिन उसका भविष्य बेचारे का बन जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।